नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। हमने अध्याय 5 जो कि राज्य मानव अधिकार आयोग के विषय में है, उस राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत अध्याय 5 में सभी चीजों को पढ़ा। हमने राष्ट्रीय आयोग के बारे में भी पढ़ लिया, हमने राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु या फिर कहें महत्वपूर्ण आगे की क्लास जो कि मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बात करता है, इसको हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के अंतर्गत, जो है मानव अधिकार न्यायालय। और आपके इस अधिनियम में मानव अधिकार न्यायालय और आपके इस अधिनियम में मुख्य रूप से जब आप इस अधिनियम की शुरुआत करते हैं तो अधिनियम के शुरुआत में ही 3 तरीके के इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की बात करता है ये अधिनियम। यानी कहता है कि एक प्रकार से हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाएंगे, इसके अलावा राज्य स्तर पर यही आयोग बनाएंगे जो 2 चीजें हम लोग पढ़ चुके। और तीसरा चीज जो है वो यही है मानव अधिकार न्यायालय के विषय में। तो जब आपके अधिनियम के शुरुआत में ही इस मानव अधिकार न्यायालय की बात कर दी गई है, इसका मतलब यह है कि ये मानव अधिकार न्यायालय काफी महत्वपूर्ण चीज है। और एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से प्रश्न पूछा जाना ही चाहिए। अगर इस अधिनियम से 2-3 प्रश्न पूछे जाने की अगर प्रायिकता बनती है, यानी इस अधिनियम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अगर 3 प्रश्न पूछे जाने होते और मेरे से कोई पूछता तो मैं एक प्रश्न इसी मानव अधिकार न्यायालय से अवश्य रूप से पूछता। लेकिन ये मानव अधिकार न्यायालय जिसको अब हम पढ़ेंगे, ये इतना आसान है कि यहां से कैसा भी प्रश्न आए वो छूटेगा ही छूटेगा नहीं, मतलब छूटना ही छूटना, मतलब नहीं छूटना है अगर पढ़ लिया आपने, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है। कुल मिला के 2 धाराएं इसके अंतर्गत पढ़नी है, जिसके अंतर्गत पहला धारा पढ़ेंगे धारा 29 और दूसरा धारा पढ़ेंगे धारा 30। यानी टोटल धाराओं की संख्या कितनी है? टोटल धाराएं इसमें पढ़नी है केवल और केवल 2। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं धारा 29 से। सॉरी 29 तो उसमें देख लिए थे, धारा 29 नहीं होगा, धारा 30 होगा ना यहाँ पे, धारा 30 और धारा 31। यानी टोटल धाराएं कितनी पढ़नी है? 2। हम धारा 30 से शुरू कर रहे हैं चीज को और फिर समझने की कोशिश करते हैं। धारा 30 जो कि कहता है मानव अधिकार न्यायालय। धारा 30 मानव अधिकार न्यायालय। इस धारा में एक महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि मान लेते हैं कि मेरे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। धारा 30 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक, धारा 30 को अभी छोड़ दीजिए। धारा 30 के पहले की एक कहानी सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मानव अधिकार का हनन हो रहा है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार से मानव अधिकार के हनन को रोकना चाहता है। जब हमारे मानव अधिकार का हनन हो गया तो मानव अधिकार का हनन होने की वजह से हम चाहे तो राज्य आयोग जाएं, हम चाहे तो राष्ट्रीय आयोग है वहां जाएं, फिर राष्ट्रीय आयोग हमारे मामले की जांच कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। राष्ट्रीय आयोग क्या करता है? अपनी जो भी निर्णय होते हैं वो सरकार को प्रेषित करता है, लेकिन वह सिफारिश के तौर पर होता है। और जब वो सिफारिश के तौर पर होगा, इसका मतलब एक्चुअल जो न्याय है वो तो नहीं मिला।
सिफारिश के तौर पर होने का मतलब है कि अब सरकारों को यह लगे कि जो आयोग है, आयोग की बात को मानना चाहिए तो सरकार मानेगी, नहीं मानना चाहिए तो नहीं मानेगी। लेकिन अगर हमारे मानव अधिकार का हनन होता है तो फिर हम कहां जाएं? जैसे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे मानव अधिकार का हनन होगा तो हम कहां जाएं? उसी के लिए इस अधिनियम की धारा 30 मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की बात करता है, यानी मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बात करता है। कुछ बिंदु इसमें सबसे पहली बात देखेंगे, मानव अधिकार न्यायालय बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जा रहा है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? शीघ्र सुनवाई। किसकी शीघ्र सुनवाई? यानी शीघ्रता से सुनवाई हो, तीव्रता से सुनवाई हो। किसकी? जो भी मानव अधिकार के मामले हैं उसमें, मानव अधिकार के हनन के मामले। ठीक, उद्देश्य क्या है? कि शीघ्रता से सुनवाई हो, जो भी मानव अधिकार के हनन के मामले हैं उसमें शीघ्रता से सुनवाई हो जाए। पहला नंबर पॉइंट तो हमने ये देख लिया। दूसरा नंबर पॉइंट हम देखेंगे कि ये बनाने का अधिकार कौन है, यानी कौन बनाएगा, ये न्यायालय जो बनाएगा वह कौन बनाएगा? यह बनाएगी न्यायालय राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य सरकार जो भी न्यायालय बनाएगी उसके विषय में पहले ये क्या करेगी? परामर्श करेगी। परामर्श मतलब विचार विमर्श करेगी। और ये परामर्श किससे करेगी? तो जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। यानी जो भी मानव अधिकार न्यायालय बनेंगे उसको बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, राज्य सरकार उसको बनाएगी। लेकिन जिस राज्य की राज्य सरकार उसे बना रही है, उस राज्य की राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के बाद ही उसे मना सकती है। अब तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जिसको हम समझेंगे कि कैसे बनाएगी। कैसे बनाएगी? इसका सामान्य सा उत्तर है कि अधिसूचना के द्वारा बनाएगी। चलिए अब कुछ और बिंदु को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? अब एक सवाल और भी उठता है आपके मन में कि जो मानव अधिकार न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ में कितने हाई कोर्ट है? एक। मुख्यालय कहां है? बिलासपुर। क्लियर है? क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं, पता है। अब आपको ये जो मानव अधिकार न्यायालय बना रही है राज्य सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बना रही है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद एक अधिसूचना जारी करेगी और बताएगी कि हम मानव अधिकार न्यायालय बना रहे हैं। लेकिन मानव अधिकार न्यायालय, कितने मानव अधिकार न्यायालय बनाएगी? राज्य स्तर पर बनाएगी, जिला स्तर पर बनाएगी, खंड स्तर पर बनाएगी, कहां पे बनाएगी? तो इसका उत्तर बहुत सामान्य सा है कि कहां पर बनेगा, स्थान की बात करता हूं तो सही उत्तर होगा इसका कि जिला स्तर पर। अब एक और पॉइंट लिखते हैं जिसको समझते हैं, जिसको कहेंगे आप घोषित करना। और इसके सामने लिखिए सेशन न्यायालय।
अब आपको समझाऊंगा तो आपको शायद चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, जिला नहीं, प्रत्येक जिला। ठीक, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा और फिर उसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सामान्य सी बात है। धारा 30 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि मानव अधिकार न्यायालय के विषय में, तो मैं कहूंगा कि मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार के हनन के मामलों को शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए बनाए जाएंगे। यानी एक तरीके से ये क्या होंगे, शीघ्रता से सुनवाई, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे। ठीक, जो कि केवल और केवल मानव अधिकार के मामलों को ही सामान्य तौर पर सुनेंगी। शीघ्रता से सुनवाई के उद्देश्य से मानव अधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मानव अधिकार न्यायालय बना सकती है, परंतु अधिसूचना निकालने से पहले उसे राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके ही किसी न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर सकेगी। ये मानव अधिकार न्यायालय प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे और प्रत्येक जिले का जो सेशन न्यायालय होगा, इसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, यहां तक बात बहुत स्पष्ट होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को, प्रत्येक जिले के किसी एक सेशन न्यायालय को, ध्यान रखने का, प्रत्येक जिला में एक मानव अधिकार न्यायालय तो होगा ही होगा। अब किसी जिला में 2 सेशन न्यायालय हैं, 2 सत्र न्यायालय, तो उस 2 सत्र न्यायालय में से किसी एक सत्र न्यायालय को ही मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित किया जाएगा। यानी एक जिला में एक ही मानव अधिकार न्यायालय होगा। ठीक, प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय होगा। सेशन न्यायालय को ही मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित किया जाएगा। बनाने वाली है राज्य सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उससे क्या बोलते हैं, परामर्श से बनाएगी। अब ये सब चीजें तो आपने पढ़ लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको यूं याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। एकदम से आपके मन में जैसे ही प्रश्न पूछूंगा, देखना हर प्रश्न का उत्तर आपके मन में होगा, बस थोड़ा सा धीरज रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के बाद इसी धारा में आप देखेंगे तो नीचे लिखा है, आपके अधिनियम में देखेंगे तो लिखा है, परंतु इस धारा के कोई बात लागू नहीं होगी जब तक समय किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है या कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। अब यहां पे देखिए लिखा क्या है कि ये जो भी मानव अधिकार न्यायालय बनाने हैं वो प्रत्येक जिला में बनाना है। सेशन न्यायालय को प्रमोट किया जाएगा, यानी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय घोषित किया जाएगा। 2 बातें हैं। पहला नंबर का नंबर पॉइंट कहता है कि यदि पहले से ही कोई सेशन न्यायालय पहले से ही मानव अधिकार के लिए विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया जा चुका है तो उसे फिर से मानव अधिकार न्यायालय घोषित करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है इस अधिनियम को लागू करने से पहले ही उसे किसी अन्य अधिनियम के द्वारा मानव अधिकारों के देखरेख या मानव अधिकारों की सुनवाई के लिए घोषित कर दिया गया हो। तो पहला नंबर पॉइंट है कि पहले से कोई सेशन न्यायालय, अरे यार, सेशन न्यायालय विशेष न्यायालय
विशेष न्यायालय मतलब मानवाधिकार न्यायालय के रूप में घोषित है, तो फिर से उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, पहला केस तो यह हो गया। दूसरा केस एक और भी हो सकता है कि पहले से सेशन न्यायालय ना हो, सेशन न्यायालय को घोषित ना किया गया हो, लेकिन उसके जगह में एक अलग से कोई एक विशेष न्यायालय घोषित किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही बना के रख दिया गया, यानी ये अधिनियम आने से पहले ही कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया, तब वहां पर फिर से मानव अधिकार न्यायालय बनाने की आवश्यकता नहीं। अब ये दो क्या बोलते हैं इसको, विवाद वाले बिंदु या अपवाद वाले बिंदु हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एकमात्र उद्देश्य है, इसको जो पढ़ने का उद्देश्य है वो यहां से निकलता है। प्रत्येक जिला कहां पर बनाया जाएगा, लिखा है प्रत्येक जिला। ठीक, अब मान लो कि प्रत्येक जिला में नहीं बना रहा है गवर्नमेंट, और चला गया एक आदमी हाई कोर्ट में अर्जी लगा दिया कि भाई इस जो अधिनियम है इसकी अनदेखी हो रही है, अब गवर्नमेंट नहीं बना रही है, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि भैया पहले से एक सेशन न्यायालय को हमने मानव अधिकार के लिए घोषित कर दिया है इस अधिनियम से पहले, तो फिर दोबारा हमको घोषित करने की आवश्यकता ही क्यों है? इसलिए हम घोषित कर ही नहीं रहे। पहला नंबर पॉइंट, प्रत्येक जिला में होना चाहिए, पहले से घोषित है तो फिर उस जिला में दूसरा घोषित करने की आवश्यकता क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो का नंबर बिंदु है यह सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित करने की बात करता है, जबकि ख नंबर बिंदु जो है वह विशेष न्यायालय पहले से ही बनाया गया है। ठीक, किसके लिए? मानव अधिकार के लिए। ठीक, पहला नंबर बिंदु क्या कहा? पहला नंबर बिंदु कहता है कि कोई सेशन न्यायालय था जिसको विशेष न्यायालय घोषित किया गया, यानी मानव अधिकार न्यायालय घोषित किया गया। दूसरा बिंदु कहता है कि जो मानव अधिकार न्यायालय कोई एक विशेष न्यायालय ही अलग से बनाया गया, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं चीजों की सुनवाई के लिए। अगर वैसा बना हुआ है पहले से, तो फिर से विशेष न्यायालय यानी मानव अधिकार न्यायालय बनाने की आवश्यकता नहीं है किसी जिले में। लेकिन हर मामला में हमको एक ही चीज देखना है। जैसे एक चीज देखते हैं, एक उदाहरण से देखते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। मान लेता हूं एक छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से अलग अलग जिले हैं, ये जिला नंबर 1 2 3 4। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जिला नंबर 1 में कोई सेशन न्यायालय था जिसको मानव अधिकार न्यायालयों में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, जिला नंबर 2 में कोई सेशन न्यायालय था जिसको मानव अधिकार न्यायालय में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसको मानव अधिकार न्यायालय बना दिया। जिला नंबर 3 में किसी प्रकार से कोई सेशन न्यायालय, अब ये बात कर लेता हूं, थोड़ा सा मान लेता हूं, ये बात कर रहे हैं हम 1993 आया तो 1995 की, 1995 में इस जिले में सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय बनाया, 1995 में इसको बनाया। लेकिन मान लेते हैं कोई राज्य ऐसा है, छत्तीसगढ़ राज्य ही है या मध्य प्रदेश, उस समय की बात करें मध्य प्रदेश राज्य था या उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश जो है पहले से जागरूक था और उस 1980 से ही वो मानवों के अधिकार देने की बात करता था, और उसके लिए उसने इस जिला नंबर 3 में पहले से एक विशेष न्यायालय गठित किया था। यानी वो विशेष न्यायालय क्या था? मानव अधिकार से संबंधित सुनवाई के लिए था। ठीक ठीक, मानव अधिकार से संबंधित सुनवाई के लिए था। तो पहले से उसने एक विशेष न्यायालय घोषित कर दिया था 1995 से पहले। तो क्या अब यहां मानव अधिकार न्यायालय बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। 30 नंबर केस में देखें कि मान लेते हैं 1994 में तो इसने 1995 में बनाना शुरू किया, लेकिन यहां पर
वो पहले से जागरूक था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने 1989 में एक सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर दिया था। तो क्या फिर से इसको मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित करना है? नहीं, पहले तो उससे तो घोषित करके वो काम चला ही रहा था, लेकिन जब ये अधिनियम आया तो अधिनियम कंपलसरी करता है कि जो आप यहां पे घोषित नहीं किए हो ना, ये इस सब में भी घोषित करो, इस सब में भी मानव अधिकार न्यायालय बनाओ। यानी पहले अगर सरकार खुद से देना चाहती थी मानव अधिकार के लिए अलग से न्यायालय तो सरकार देती थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद ये कंपलसरी हो गया कि हर जिले में बनाना ही बनाना है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, पानी की तरह, इसमें कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब यहां तक बात जब खत्म हो गई तो फिर खत्म हो गया धारा 31। अब हम देखेंगे धारा 31। धारा 31, धारा 31 कहता है विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक। ये विशेष लोक अभियोजक क्या है? अगर अंग्रेजी में बोलें अभियोजक को बोलेंगे प्रोसिक्यूटर, और लोक मतलब पब्लिक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो प्रोसिक्यूटर होता है, अभियोजक होता है, एक तरीके का क्या है? ये वकील होता है। ठीक, ये क्या है? एक तरीके का वकील है। किसका वकील है? तो वकील है ये सरकार का। अब कभी कभी आप केस देखते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जब कोई किसी लड़की के साथ रेप हो गया, रेप की घटना हो गई, या किसी को मार दिया गया जान से, तो जब रेप हो गया या जान से मार दिया गया तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि चूंकि ये लड़की कहां की थी? भारत की। जिसको जान से मारा गया ये कहां का था? भारत का। तो भारत की सरकार, हम भारत में रहते हैं, सरकार के बातों को, सरकार के बनाए हुए नियमों को हमारा पालन करना हमारा काम है। ये लड़की जिसके साथ रेप हुआ, चाहे जिसको जान से मार दिया गया, वो भी भारत का नागरिक था। यानी भारत के नागरिक को सुरक्षा देने का काम किसका है? भारत सरकार का है। यानी अगर कोई व्यक्ति लड़की का रेप कर देता है, जान से मार देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सामान्य सा है कि भारत सरकार ने जो सुरक्षा की गारंटी ली थी, उस गारंटी में भारत सरकार क्या हो गई? फेल हो गई। एक भी आदमी का जान अगर जाए, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या है? फेल है। लेकिन फेल तो है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे? फेल हो गई। लेकिन न्याय भी जैसी भी तो कोई चीज है कि मान लेते हैं किसी ने किसी को मार दिया, जान से ही मार दिया, तो उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय के लिए क्या है? अगर मान लेता हूं मैं 5 लाख रुपए किसी का ले लेता हूं, अब मैं देने से मना कर रहा हूं, तो वो कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा कि 5 लाख रुपए लिया है, मेरा नहीं दे रहा है, कोर्ट में केस चलेगा। उसका एक वकील रहेगा, मैं भी अपना एक वकील करूंगा। उसने जो मुझे पैसा दिया है 5 लाख रुपए, उसकी गारंटी कभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने नहीं लिया कि वो पैसा मैं उसको मेरे से वो वापस दिलवाएगा। उसको नहीं लिया गवर्नमेंट ने, कभी नहीं लिया। ठीक, लेकिन इस जान की गारंटी और इस रेप की गारंटी गवर्नमेंट ने लिया है। यानी
गवर्नमेंट इस पर फेल हुई तो यहां पर एक पक्ष जो है पैसा देने वाला हो गया और दूसरा पक्ष मैं हूं पैसा लेने वाला, मैं अपना वकील करूंगा और ये भी अपना वकील करेगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों की है आपस में जो भी है समस्या, लेकिन यहां पर किसी की जान गई तो किसके वजह से गई? सरकार के वजह से। सरकार विफल रही इसलिए गई। तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार अपनी तरफ से केस लड़ेगी इसके लिए। जैसे यहां पे मुझे पर्सनल वकील करना पड़ रहा था, चाहे पार्टी नंबर 1 को करना पड़ रहा था, तो अब यहां पर जिसके मानव अधिकार का हनन होगा सरकार उसको वकील देगी और उसी वकील को कहा जाएगा विशेष लोक अभियोजक। यानी ये सरकार का वकील होगा और जिसके मानव अधिकार का हनन हुआ है उसकी तरफ से केस लड़ेगा। क्लियर है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो यही न्याय के सिद्धांत की वजह से गवर्नमेंट मतलब ऐसा किया जाता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जान माल की रक्षा करे और अगर वो करने में विफल रहती है तो जाहिर सी बात है न्याय दिलाने के लिए उसे वकील भी देना चाहिए। और इसी उद्देश्य से पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखे जाते हैं। इसको तो समझ गए। अब ये कहां रखा जाएगा? ठीक, अब ये कहां रखा जाएगा इसकी बात देख ले। तो सबसे पहला बात अभी हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से हमने मानव अधिकार न्यायालय बनाए। प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय बनाने ही है और इसमें हमने बना के भी देखा। तो ये जो लोक अभियोजक होगा प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक, यानी प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के अंतर्गत एक लोक अभियोजक रखा जाएगा जिसे विशेष लोक अभियोजक कहा जाएगा। अब ये विशेष लोक अभियोजक जो होगा उसके बारे में भी योग्यता है कि यह विशेष लोक अभियोजक जो होगा इसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसका? वकालत का। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बोला हूं आपको पूरा याद करके करा के दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अध्याय 6 के अंतर्गत हमको 2 ही धाराएं पढ़नी थी। अब ये विशेष लोक अभियोजक सरकार का वकील होता है, तो ये लोक अभियोजक किसको कौन नियुक्त करेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। अब आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके हम लोग इसको पूरा रिवाइज करेंगे मात्र 2 से 3 मिनट में। ठीक, अध्याय 6 जो कि मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बात करता है, इसके अंतर्गत हमको 2 धाराएं पढ़नी है, धारा 30 और धारा 31। धारा 30 कहता है कि मानव अधिकार न्यायालय बनाने की बात करता है। चलिए अब आपसे मैं सवाल करता हूं, आंख बंद है, बताइए मानव अधिकार न्यायालय बनाने का क्या उद्देश्य है? मानव अधिकार के हनन के मामले की सुनवाई त्वरित रूप से शीघ्रता से हो सके, आपको याद है। दूसरा, कौन बनाएगा मानव अधिकार न्यायालय? राज्य सरकार बनाएगी। क्या खुद से ही बना सकती है, किसी से परामर्श लेना पड़ेगा? हाँ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा। कैसे बनाएगी? तो एक अधिसूचना द्वारा बनाएगी। कहां पर न्यायालय बनाए जाएंगे? तो प्रत्येक जिले में न्यायालय बनाए जाएंगे। किस न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित किया जाएगा? तो सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित किया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही घुमा घुमा के यहीं से प्रश्न अगर पूछ लिया 2-4 लाइन तो बता देना, इसीलिए थोड़ा तोड़ तोड़ के बना रहा हूं। अपवाद पहले से, अब कब मानव अधिकार न्यायालय घोषित नहीं किए जाएंगे? पहली बात, पहले से किसी भी न्यायालय, किसी सेशन न्यायालय को पहले से घोषित कर दिया गया है तब नहीं किया जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे पहले से घोषित है
तो यहां फिर क्यों बनाओगे? ठीक, कहीं पर भी पहले से घोषित है तो क्यों बनाओगे? दूसरा, सेशन न्यायालय को, अपवाद नंबर 2 की बात कर रहा हूं। सेशन न्यायालय, पहला नंबर तो देखा सेशन न्यायालय पहले से घोषित है, दूसरे में देखें कि सेशन न्यायालय नहीं, कोई अलग से ही न्यायालय पहले से बनाया गया है मानव अधिकार की सुनवाई के लिए, तो भी बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें होंगी, जैसे फास्ट ट्रैक को। धारा 31 विशेष लोक अभियोजक, बहुत आसान है। क्या होगा? एक वकील होगा, सरकार का वकील होगा, जिसके मानव अधिकार का हनन हुआ है उसकी तरफ से लड़ेगा ये केस। कौन बनाएगा इसको? मतलब कहां इसकी नियुक्ति होगी? तो प्रत्येक जो मानव अधिकार न्यायालय यानी प्रत्येक जिले में होगा। कौन इसकी नियुक्ति करेगा? राज्य सरकार करेगी। अनुभव होना चाहिए क्या? हाँ, 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। बहुत आसान है, क्लियर है, आंखें खोल लीजिए, यही जादू था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि अध्याय 7 है, जो कि है वित्त लेखा और संपरीक्षा, जहां से हम लोग क्लास और थोड़ा फास्ट गति से चलेंगे और तेजी से चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, अगर कोई कोर्स लेना चाहता है तो हमारी क्लासेस चल रही हैं भाई। अधीक्षक के लिए कोर्स उपलब्ध है 94 064 21 014, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और इसी तरीके से डिटेल में बात करते चलेंगे। और इसका फीस जो है 10,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन अभी ये ऑफर में 5,000 प्लस जीएसटी में उपलब्ध है। तो आप चाहें तो इस ऑफर में भी ले सकते हैं, अगर आप, क्योंकि ये कुछ 10 या 20 लिमिटेड स्टूडेंट के लिए था, तो अगर इसमें होगा तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें मैसेज करके बात करना पड़ेगा। बाकी क्लासेस ऐसे डिटेल में चलेंगी, और क्लास के बाद हर चीज याद हो जाए, उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि समय भी आपके पास कम होगा। तो ध्यान से मन लगा के। नमस्कार।